Hello everyone, how are you? I'm quite sure that you guys are fit and fine and doing much better. आज का सेशन वैसे स्टूडेंट्स के लिए है। आज का सेशन वैसे एस्पिरेंट्स के लिए है जो या तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो 11th से 12th क्लास में मूव कर रहे हैं या फिर यूं ही इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर वो इंग्लिश बोलना भी सीखना चाहते हैं तो उन सब के लिए ये सत्र है, क्योंकि आज मैं जो सिखाने जा रहा हूं उस चैप्टर का नाम है मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। क्या होते हैं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स? मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स बेसिकली ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स ही हैं, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं। और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? जो मेन वर्ब को हेल्प करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन में। तो ठीक है, मैं शुरू करने जा रहा हूं ये सेशन मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स का। और अपनी कॉपी सामने रखें, कलम साथ में रखें। सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो नहीं देखना है, बल्कि आप साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है गाइस, तो चलो मैं शुरू करने जा रहा हूं मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स। देखिए, आज का सेशन हमारा है मॉडल ऑक्सिलियरीज का। आप लोग सब साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। और मॉडल ऑक्सिलियरीज जो होते हैं ना, हम इनको दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे। एक को तो हम सिर्फ कहेंगे मॉडल वर्ब्स और दूसरे को हम कहेंगे सेमी मॉडल्स। दूसरे को हम कहेंगे सेमी मॉडल्स। तो मॉडल ऑक्सिलियरीज की संख्या 13 है, जिसको हम दो भागों में बांट करके पढ़ेंगे, 11 और 2। ये जो दो सेमी मॉडल्स हैं, इसमें एक तो डेयर आता है और दूसरा है नीड। डेयर और नीड को सेमी मॉडल्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सेमी मॉडल्स? क्योंकि ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स के रूप में भी काम करते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में भी काम करते हैं, मॉडल्स के रूप में भी काम करते हैं, मेन वर्ब्स के रूप में भी काम करते हैं। याद रखिए, या तो ये कभी मॉडल वर्ब बन जाएंगे और कभी मेन वर्ब बन जाएंगे। वो हम लोग सीखेंगे बाद में कि कब डेयर और नीड मेन वर्ब बन जाते हैं और कब ये मॉडल वर्ब बन जाते हैं। ये मैं एक एक करके सिखाऊंगा। तो पता चला ना आपको कि इनको सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं? डेयर और नीड को सेमी मॉडल्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मेन वर्ब्स के रूप में भी काम करते हैं और मॉडल वर्ब्स के रूप में भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो मॉडल ऑक्सिलियरीज होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ये सहायक क्रियाएं होती है और इनकी संख्या है 13। इनको हम दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। एक को तो सिर्फ हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं और दूसरे को हम सेमी मॉडल्स कहते हैं। तो ये जो 11 मॉडल वर्ब्स हैं, इनमें कौन कौन है? तो शैल, will, should, would, can, could, may, might, must, ought to और used to। ठीक है जी। तो जो 11 मॉडल्स हैं, इसमें कौन कौन है? शैल, विल। तो देखो, शैल और विल को आप एक साथ याद रख लेना। शैल का ही पास्ट शुड है और विल का ही पास्ट वुड है, तो शुड और वुड को एक साथ याद रख लीजिएगा। फिर देखो, कैन है और कुड है, तो कैन का ही पास्ट कुड है। और मे वाला मे, माइट, मस्ट, देखो तीनों में एम 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 लिखा हुआ है, तीनों को एक साथ याद रख लीजिएगा, मे, माइट, मस्ट को। और देखो, आउट टू में लास्ट में टू है और यूज्ड टू में भी लास्ट में टू है, तो इन दोनों को एक साथ याद रख लीजिएगा, आउट टू और यूज्ड टू। अभी जल्दी से भी याद करो, शैल, विल, शुड, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू और यूज्ड टू।
ये सब मिलाकर के 11 मॉडल्स हुए और 2 सेमी मॉडल्स कौन हुए, डेयर और नीड, ये हमने देख लिया है। तो चलिए इसको आप नोट कीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट क्या लोगे आप, अपने कॉपी में उतारते चलो, बढ़िया नोट्स बनाते चलो। चलिए मैं आगे चलता हूं। अब हम लोग एक एक करके सारे मॉडल वर्ब्स के फंक्शंस को जानेंगे, समझेंगे। सबसे पहला हमारा है शैल और विल, ठीक है ना। इनका प्रयोग हम लोग फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए करते हैं, ठीक है ना। शैल एंड विल आर मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स पहली बात तो जान गए, सब नोट्स बनाते चलना। शैल एंड विल आर मॉडल वर्ब्स। शैल और विल क्या है, मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। और अगली बात जानेंगे कि शैल is used with I and we. I and we. Where as will is used with all the rest subjects. हमने क्या देखा कि shall and will are modal verbs. shall और will क्या है, modal verbs हैं। तो shall is used, shall का प्रयोग होता है with I and we। शैल का प्रयोग होता है I के साथ और V के साथ होता है। whereas की हिंदी क्या है, whereas का मतलब वही will is used, will का प्रयोग होता है with all the rest subjects। यहाँ rest का मतलब है बचा हुआ, आराम करना नहीं है। whereas will is used, will का प्रयोग होता है बाकी बचे हुए जितने सब्जेक्ट्स हैं उन सब के साथ। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि हमारे पास 3 पर्सन्स हैं। पर्सन्स कितने होते हैं, 3। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, आई और वी। सेकेंड पर्सन में यू है और बाकी जितना बच गया ही, शी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, कुछ भी, अ बॉय, बॉयज, अ गर्ल, गर्ल्स, कुछ भी हो, THEY, they हो, ये सब थर्ड पर्सन है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन यू और बाकी जितने हैं सब थर्ड पर्सन हैं। तो हम इन लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, बाकी जो बचा सो थर्ड पर्सन जानो तो। बोलो ठीक है। तो आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यू, बाकी जो बचा सो थर्ड पर्सन जानो तो आई और वी के साथ हम शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज करते हैं, ठीक है। लिखते चलो। तो इसका प्रयोग हम क्यों करते हैं, फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए। शैल और विल का प्रयोग हम करते हैं फ्यूचर के एक्शंस को बताने के लिए। तो आप ऐसे भी स्ट्रक्चर बना करके भी सीख सकते हो। शैल या विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म V1, इसी को हम V1 भी कहते हैं।
इसी को V1 कहते हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस सेड या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो मैं हिंदी में एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं क्रिकेट खेलूंगा, मैं क्रिकेट खेलूंगा। हिंदी में एक सेंटेंस है, देखो फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना कि मैं क्रिकेट खेलूंगा, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? आई। सब्जेक्ट आई है, देखो हमें सब्जेक्ट ही लाना है पहले, और हमने सीखा है कि आई और बी के साथ हम शैल यूज करते हैं, सो हम लिखेंगे आई शैल। अब उसमें वर्ब क्या है? खेलना। खेलना की अंग्रेजी क्या है? प्ले। तो हम कहेंगे आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट। ठीक है बच्चा, आई शैल प्ले क्रिकेट। हम लोग दिल्ली जाएंगे, हम लोग दिल्ली जाएंगे, हम लोग दिल्ली जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में क्या गया? वी। हम क्या जोड़ देंगे? शैल। जाना की अंग्रेजी है गो, वी शैल गो टू दिल्ली, वी शैल गो टू दिल्ली। ठीक है ना बच्चों? अगला है तुम अंग्रेजी में बात करोगे, तुम अंग्रेजी में बात करोगे, तुम अंग्रेजी में बात करोगे। सो आप क्या कहेंगे? यू विल ना, यू के साथ आप विल का यूज करेंगे। यू विल बात करना की अंग्रेजी टॉक, यू विल टॉक इन इंग्लिश, यू विल टॉक इन इंग्लिश। नोट करो जल्दी से। अब एक चीज और जान लो, वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे, वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे। ठीक है, आप बताओ तो वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे क्या बनेगा? वे लोग अंग्रेजी सीखेंगे कैसे ट्रांसलेट करोगे? वे लोग की अंग्रेजी क्या है? दे। हमने सीखा है कि आई और बी के साथ ही शैल यूज करते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल यूज करते हैं। सो हम लोग लिखेंगे दे विल। सीखना की अंग्रेजी क्या है? लर्न। तो हम कहेंगे दे विल लर्न इंग्लिश, दे विल लर्न इंग्लिश। हो गया ना? ओके, एक चीज और जान लो कि टू talk about the certainty of actions, to talk about the certainty of actions we use will instead of shall, and shall instead of will। ध्यान रखें, हमने कहा टू टॉक अबाउट द सर्टेनिटी ऑफ एक्शंस, एक्शंस की निश्चितता के बारे में बात करने के लिए, कार्य की निश्चितता के बारे में बात करने के लिए वी यूज विल। हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है के बदले में, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या होता है? के बदले में। To talk about the certainty of actions, we use will instead of shall and shall instead of will। और will के बदले shall यूज करते हैं। ठीक है ना? हिंदी में लिखना चाहोगे क्या? मैं लिख देता हूं, कार्य की निश्चितता, कार्य की निश्चितता के बारे में बात करने के लिए हम करते क्या हैं? शैल की जगह पर विल, शैल की जगह पर विल और
विल की जगह पर शैल का प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कार्य की निश्चितता के बारे में बात करने के लिए हम शैल की जगह पर विल और विल की जगह पर शैल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल से पता चलेगा, जैसे मैं वहां अवश्य जाऊंगा, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। अभी हमने सीखा था कि हम आई के साथ शैल यूज करते हैं, तो इसी के बदले में क्या करोगे, शैल की जगह पर विल लगा देना, उल्टा कर लेना। तो हम क्या कहेंगे, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। ठीक है ना। इसी के बदले में हम लिखेंगे, अगर हम चेंज नहीं करना चाहेंगे तो शैल वैसे ही रहने देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे आई शैल, अपने मन से जोड़ देंगे सर्टनली, I shall certainly go there. I shall certainly go there. Certainly नहीं पढ़ना, certainly, certainly क्या पढ़ोगे, certainly. I shall certainly go there. या फिर बोलोगे I shall definitely go there. I shall definitely go there. I shall certainly go there बोलोगे, या फिर आप बोलोगे I shall definitely go there. ठीक है ना जी। I shall certainly go there, या फिर आप बोलेंगे I shall definitely go there. वह अवश्य अंग्रेजी सीखेगा, वह अवश्य अंग्रेजी सीखेगा, वह अवश्य अंग्रेजी सीखेगा। सो आप क्या बोलेंगे, ही के साथ तो विल लगता है ना, विल लगता है ना। तो हमने क्या सीखा था कि शैल की जगह पर हम विल लगाएंगे और विल की जगह पर शैल, तो ही के साथ शैल लगा लो, ही शैल लर्न इंग्लिश, ही शैल लर्न इंग्लिश, ही शैल लर्न इंग्लिश। और इसी के बदले में हम क्या कहेंगे, ही विल certainly, he will certainly learn English. He will certainly learn English. या फिर आप definitely भी यूज कर सकते हैं, DEFINITELY. He will certainly learn English. या आप बोलेंगे he will definitely learn English. नोट करिए जल्दी से। तो अभी आपने सीख लिया ना कि आई और वी के साथ शैल यूज होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल यूज होता है। लेकिन अगर हमें निश्चितता की बात करनी हो ना, किसी निश्चित कार्य की बात करनी हो, तो हम उल्टा कर लेंगे, शैल की जगह पर हम विल यूज कर लेंगे और विल की जगह पर शैल। लेकिन वो भी अगर हम नहीं करना चाहें तो वैसे ही रहने देंगे, बस हम उसमें सर्टनली या डेफिनेटली यूज कर लेंगे। ओके, अब हम आगे जाने should। दूसरा मॉडल वर्ब है should। should देखो, should क्या है, मॉडल वर्ब है। should एक मॉडल वर्ब है, should एक मॉडल वर्ब है, नोट करते चलना सब। should एक मॉडल वर्ब है, should एक मॉडल वर्ब है। इसका प्रयोग साधारणतः चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में, लेकिन सब जगह चाहिए अर्थ नहीं होता, वो भी सीखने वाले हैं आप थोड़ी देर बाद। इसका प्रयोग साधारणतः चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। ठीक है ना। तो हम कुछ टाइप्स बना करके पढ़े हैं इसको।
अलग अलग टाइप्स में हम लोग सीखेंगे शुड का प्रयोग। फर्स्ट टाइप है जिसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट लाना है और इसमें हम एक मॉडल वर्ब शुड यूज कर लेंगे। और याद रखना जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं सब V1 ही लेते हैं, चाहे वो शैल हो, विल हो, शुड हो, वुड हो, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हाउ टू, यूज टू, डेयर और नीड, जितने मॉडल वर्ब्स हैं ये 13 के 13 सब ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ही लेंगे। तो यहां देखो सबसे पहले हमने क्या लिखा, एक सब्जेक्ट और इस सब्जेक्ट में हम क्या जोड़ देंगे, शुड, और शुड एक मॉडल वर्ब, इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेंगे, फर्स्ट फॉर्म आएगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे फर्स्ट में क्या रहेगा, तुम्हें अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, तुम्हें अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। तो सेंटेंस हमारा है तुम्हें अंग्रेजी में बात करनी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हें, सब्जेक्ट के रूप में आप क्या लाइएगा, यू के साथ आप क्या जोड़ते हैं, शुड, तो आप बोलेंगे यू शुड, बात करना की अंग्रेजी है टॉक, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, you should talk in English, you should talk in English, तुम्हें अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, you should talk in English। नेक्स्ट, उसे सच बोलना चाहिए, ये आप लोग का नाम, उसे सच बोलना चाहिए, उसे सच बोलना चाहिए, क्या बोलेंगे आप, he should speak the truth, speak the truth, he should speak the truth। सुनो, सच बोलना की अंग्रेजी होती है speak the truth और झूठ बोलना की अंग्रेजी है tell a lie, बना हुआ फ्रेज है, इसको याद रखना, इसमें हम कोई तोड़ मरोड़ नहीं कर सकते हैं, हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे, ये जो ऐसे यूज होता है वैसे ही यूज करेंगे। तो स्पीक द ट्रूथ का मतलब है सच बोलना और टेल अ लाई का मतलब है झूठ बोलना। तो हमने क्या देखा, तुम्हें अंग्रेजी में बात करनी चाहिए, यू शुड टॉक इन इंग्लिश, उसे सच बोलना चाहिए, ही शुड स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, कुछ सेंटेंसेस और देता हूं। हम लोगों को स्टैंडर्ड, हम लोगों को स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखनी चाहिए, हम लोगों को स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखनी चाहिए। ठीक है ना, क्या करोगे बताओ तो। सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में है वी और चाहिए क्या रूप में आप लिखोगे शुड, वी शुड, और सीखना है इसमें वर्ब, सीखना की अंग्रेजी है लर्न, तो वी शुड लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश, वी शुड लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, दी ऑक्सोनियन इंग्लिश, ऑक्सोनियन नहीं ऑक्सोनियन, और द भी नहीं पढ़ना है, दी पढ़ना है। ठीक है, वॉवल साउंड के पहले अगर THE आता है तो हम इसे दी पढ़ते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड के पहले अगर THE आता है तो हम द पढ़ते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस को समझा आपने, कहां द बोलना है और कहां दी बोलना है। वॉवल के पहले THE आएगा तो हम दी पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट के पहले THE आएगा तो हम द पढ़ेंगे। तो वी शुड लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश, The Oxonian English, a center for learning standard English। अपने इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, The Oxonian English, a center for learning standard English। देखो for भी नहीं बोल रहा हूँ, a center for, when we pronounce any word that starts with the letter F, our lower lips it turns into
और अपर टीथ। इफ बोलते समय जो हमारे नीचे का लिप होता है ना, ऊपर वाले टीथ से टच होगा। तो मैं क्या बोल रहा हूं? अ सेंटर फॉर लर्निंग स्टैंडर्ड इंग्लिश। स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो वी शुड लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश। और स्टैंडर्ड इंग्लिश क्या है आप जान जाएंगे धीरे धीरे। अभी तो आपने बस शुरुआत किया है। हम लोगों को इसमें को जुड़ गया है बच्चा। हम लोगों को स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखनी चाहिए। वी शुड लर्न स्टैंडर्ड इंग्लिश। चलिए, मोहित को यहां समय पर आना चाहिए। मोहित को यहां समय पर आना चाहिए। आप लोग बनाइए, आप लोग बनाओ जल्दी से। मोहित को यहां समय पर आना चाहिए। क्या बनाएंगे? जल्दी बताओ बताओ। मोहित शुड आना की अंग्रेजी क्या है? कम। मोहित शुड कम हियर ऑन टाइम। ठीक है जी, मोहित शुड कम हियर ऑन टाइम। मोहित शुड कम हियर ऑन टाइम। ठीक है, ओके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट टाइप हमने सीख लिया है। अभी मैं इसका दूसरा टाइप सिखाने वाला हूं। ठीक है ना? तो दूसरा टाइप क्या है? जिसमें चाहिए था हमें लिखना है। क्या लिखना है? चाहिए था। तो जब कभी भी हम चाहिए था की बात करेंगे ना, तो इसमें हम शुड हैव यूज जोड़ देंगे। जब कभी भी हम चाहिए था लिखेंगे ना, तो इसमें शुड हैव जोड़ेंगे। शुड हैव का प्रयोग हम करते हैं चाहिए था के अर्थ में। शुड हैव का प्रयोग हम करते हैं चाहिए था के अर्थ में। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा सो जरा देखते हैं। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाना है। उसमें हमें क्या जोड़ देना है? शुड हैव। उसमें हमें जोड़ देना है शुड हैव। ठीक है, और हैव को वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए होता है। चेक करिए कि स्ट्रक्चर सही बना है कि नहीं। देखो, सब्जेक्ट को चाहिए शुड मिल गया, और शुड क्या है? एक मॉडल वर्ब है। जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं ना सब V1 लेते हैं। जितने मॉडल वर्ब्स होते हैं ना वे सब के सब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। तो आपको ये बताना है क्या ये हैव V1 है? एग्जैक्टली, हैव तो V1 ही है। हैव तो V1 ही है। देखो कैसे? V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 फॉर्म्स होते हैं ना वर्ब के। तो इसमें हैव जो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इसका जो सेकंड फॉर्म है वो हैड है। इसका थर्ड फॉर्म है हैड है। इसका फोर्थ फॉर्म अगर हम कहें तो उसमें आईएनजी जोड़ दीजिएगा, हैविंग। और फिफ्थ फॉर्म में आता है हैज। फिफ्थ फॉर्म में क्या आ जाता है? हैज। तो हैव V1 है और हैज V5 है। वर्ब का 5वां रूप है। हैड और हैड दोनों ही V2 और V3 है। V4 क्या है? हैविंग। तो क्या देखा हमने? सब्जेक्ट को चाहिए शुड। शुड एक मॉडल वर्ब है, इसको चाहिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और हैव यहां V1 है, और हैव को वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। हैव को क्या चाहिए? वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो मैं आगे बढ़ता हूं, इसको मिटाता हूं। मुझे लगता है समझ गया ना कि हैव V1 है, हैड V2, हैड V3, हैविंग V4 और हैज V5 है। ये आगे काम आएगा। तो हमने देखा ना शुड मॉडल वर्ब है, इसको चाहिए V1। देखो हैव V1 है, मिल गया है। चलिए जी, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि सेंटेंस कैसे बनेंगे। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। सब्जेक्ट के रूप में क्या आ गया? यू। चाहिए की अंग्रेजी है शुड, और चाहिए था के लिए हम लिख देंगे शुड हैव। ठीक है ना? शुड हैव का मतलब चाहिए था। इसमें उसके बाद वर्ब लाना है। वर्ब इसमें कौन है? जाना। तो जाना की अंग्रेजी है गो, और गो का तीसरा रूप है गॉन। यू शुड हैव गॉन देयर। You should have gone there. तुम्हें वहां जाना चाहिए था। You should have gone there.
रवि को सच बोलना चाहिए था। रवि को सच बोलना चाहिए था। रवि को सच बोलना चाहिए था। क्या सेंटेंस बनेगा हमारा? रवि शुड हैव। रवि शुड हैव। रवि शुड हैव बोलना की अंग्रेजी है स्पीक। स्पीक में आ जाएगा आईएनजी। रवि शुड, सॉरी, इसमें हम क्या लिखें? रवि शुड हैव स्पोकन। क्या बोलेंगे? स्पोकन, क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म लाना है। सच बोलना की अंग्रेजी है स्पीक द ट्रूथ। रवि शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। Ravi should have spoken the truth. Ravi should have spoken the truth. Okay. तो आप लोग बोलिएगा सेंटेंसेस। अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है ना, तो इन सेंटेंसेस को आप बोलिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। तुम्हें वहां जाना चाहिए था। You should have gone there. You should have gone there. Ravi should have spoken the truth. Ravi should have spoken the truth. ठीक है, इस तरह से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। I should have gone there. I should have talked to my father. He should have come here on time. You should have learned standard English. You should have learned English under my guidance. You should have learned English under someone who could help you out properly. ये सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाइए। जितने सारे सेंटेंसेस आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, आपकी फ्लुएंसी बढ़ती चली जाएगी। है अभी तो आपको सेंटेंस बनाना सीखना है और साथ में आपको एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना है खुद को। तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी मैं अभी बताने वाला हूं। बेसिक चीजें अगर ठीक रहेगी ना, चाहे दुनिया के कोई भी एग्जाम्स हो, उन सब में वही सारी चीजें लागू होती है। इसलिए आपको प्रॉपर वे में चीजों को सीखना है, समझना है। ठीक है, तो रवि को सच बोलना चाहिए था, आपने बनाया रवि शुड हैव स्पोकन द ट्रूथ। मैं कुछ और सेंटेंसेस दे रहा हूं। उसे मेरे पास आना चाहिए था। उसे मेरे पास आना चाहिए था। उसे मेरे पास आना चाहिए था। मनीष को सुबह में ट्रेन पकड़नी चाहिए थी, या पकड़ना चाहिए था, ऐसे बोलो। मनीष को सुबह में ट्रेन पकड़ना चाहिए था। मनीष को सुबह में ट्रेन पकड़ना चाहिए था। रोहित को स्टैंडर्ड इंग्लिश रोहित को स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखना चाहिए था। चलिए जी बनाइए। तो आपको बनाना है इन सारे सेंटेंसेस, जल्दी बनाओ। तो कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट, उसे मेरे पास आना चाहिए था। उसे यानी कि ही, है ना, या फिर आप बोल सकते हैं शी। ठीक है ना जी, ही भी बोल सकते हैं, शी भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम कहां यूज कर रहे हैं, किसके लिए यूज कर रहे हैं। सेंटेंस को देखने से थोड़ी पता चलेगा कि हम किसी पुरुष की बात कर रहे हैं या किसी स्त्री की बात कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। तो यहाँ ही और शी अपने अकॉर्डिंग आप यूज कर लीजिए। तो ही या शी। अब चाहिए था कि अंग्रेजी है शुड हैव। चाहिए था कि अंग्रेजी है शुड हैव, ठीक है ना। और आना की अंग्रेजी है कम। तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कम, केम और कम।
ठीक है ना। he should have come here, यहां के अंग्रेजी है here, he should have come here, he should have come here, he should have come here, ठीक है ना। उसे मेरे पास आना चाहिए था, he should have come here, या फिर she should have come here। चलिए अगला, मनीष को सुबह में ट्रेन पकड़ना चाहिए था। आप ये बताइए तो, मनीष को सुबह में ट्रेन पकड़ना चाहिए था। मनीष यहाँ सब्जेक्ट है ना जी, तो मनीष सब्जेक्ट है, तो क्या बोलेंगे हम, मनीष चाहिए था के अंग्रेजी क्या है, should have। चाहिए था के अंग्रेजी क्या है, should have। मनीष should have। अच्छा ये बताओ, कैच का मतलब होता है पकड़ना ना, बोलो, कैच का मतलब है पकड़ना, तो कैच का दूसरा रूप क्या होता है, कॉट, तीसरा रूप होता है कॉट। तो आप क्या लिखेंगे, मनीष शुड हैव कॉट, मनीष शुड हैव कॉट द ट्रेन, मनीष शुड हैव कॉट द ट्रेन, कब, इन द मॉर्निंग। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि द का प्रयोग कैसे हो गया, ये सब हम लोग सीखेंगे। ए एंड द का प्रयोग आर्टिकल्स चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि इंडेफिनिट जो आर्टिकल्स हैं ए और एन, उनका प्रयोग हम कब करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग कब करते हैं। किसी नाउन को निश्चित बनाने के लिए, खास बनाने के लिए हम उस नाउन के पहले द का यूज करते हैं जनरली, और ए या एंड का प्रयोग करके हम किसी नाउन को इंडेफिनिट बनाते हैं, अनिश्चित बनाते हैं। खैर यहाँ बोलने वाला व्यक्ति ये बताना चाहता है कि मनीष को सुबह में ट्रेन पकड़ना चाहिए था, तो बोलने वाले व्यक्ति को पता है कौन सी ट्रेन, इसलिए यहाँ ट्रेन के पहले द का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। और इन द मॉर्निंग एक बना हुआ फ्रेज है, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। तो मनीष शुड हैव, कैच का तीसरा रूप हो गया कॉट, मनीष शुड हैव कॉट द ट्रेन इन द मॉर्निंग। अगला, रोहित को स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखना चाहिए था, रोहित को स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखना चाहिए था। आप क्या बोलेंगे, रोहित शुड हैव, सीखना की अंग्रेजी है लर्न, लर्न का तीसरा रूप है लर्नड, लर्न का तीसरा रूप है लर्नड। क्या बोलेंगे, रोहित शुड हैव लर्नड स्टैंडर्ड इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश, रोहित शुड हैव लर्नड स्टैंडर्ड इंग्लिश, रोहित शुड हैव लर्नड स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है ना। मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं है। Come to me. ओके, वेरी गुड। उसे मेरे पास आना चाहिए था, वेल डन डियर स्टूडेंट, उसे मेरे पास आना चाहिए था। देखो यहाँ क्या है, उसे मेरे पास आना चाहिए था, he should have come to me ना, यहाँ हमने ये गलत लिख दिया है, उसे मेरे पास आना चाहिए था, क्या हो जाएगा, he should have come to me, he should have come to me, yes, very good। अगर हमें कहना हो उसे यहाँ आना चाहिए था, तो हम बोलेंगे he should have come here, और here के पहले to नहीं लगेगा, क्योंकि here, there, somewhere, nowhere, anywhere, ये सभी क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और प्लेस बताने वाले जो एडवर्ब्स हैं here, there, somewhere, nowhere, anywhere, इन सब के पहले हम, चाहे होम भी हो, इनके पहले हम टू का यूज नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ तो ऑब्जेक्ट है, हम करेंगे प्रोनाउन का, ऑब्जेक्टिव केस है, he should have come to me, यहाँ डायरेक्शन दिखाने के लिए, डेस्टिनेशन दिखाने के लिए हम टू का प्रयोग कर रहे हैं, और ये सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। he should have come to me, उसे मेरे पास आना चाहिए था, ये सेंटेंस हमारा है, he should have come to me। लेकिन अगर कहा जाए उसे यहां आना चाहिए था, he should have come here। चलिए अब हम लोग आगे सीखते हैं, तीसरा टाइप देखते हैं बच्चों। तीसरा टाइप जो है ना, इसमें हम क्या सीखेंगे ना, कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट लाते हैं, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट लाते हैं, और उस सब्जेक्ट में
हम क्या जोड़ देंगे, ठीक है, उसमें हम जोड़ देंगे शुड जोड़ देंगे। अगर हमें कॉन्टिन्यूअस एक्शंस की बात करनी हो, पढ़ते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, दौड़ते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, सोते रहना चाहिए, ये कॉन्टिन्यूअस एक्शंस को बता रहे हैं। तो जब कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस एक्शंस की बात करेंगे ना, तो उसमें बी जोड़ देंगे। और याद रखना कि बी अपने साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा, आईएनजी वाला फॉर्म लेगा, इसलिए V4 आ गया। कोई भी स्ट्रक्चर रटना नहीं है, स्ट्रक्चर तो खुद ही बनाना सीखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, चाहिए के अर्थ में हम क्या लिखेंगे शुड, और कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए हम क्या लिखेंगे बी, और बी अपने साथ क्या लेगा V4, उसके बाद क्या आएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस ऐसे रहेगा, उसे यहां आते रहना चाहिए, उसे यहां आते रहना चाहिए, उसे यहां आते रहना चाहिए। ये हमारा सेंटेंस है। सो हम क्या बोलेंगे, ही शुड बी कमिंग हियर, he should be coming here, उसे यहां आते रहना चाहिए। he should be क्यों आ गया, आते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, दौड़ते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस एक्शन है। तो जब कभी भी हम कॉन्टिन्यूअस एक्शंस की बात करेंगे ना, तो बी का यूज करेंगे, और बी अपने साथ V4 लेगा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो he should be coming here, तुम्हें सच बोलते रहना चाहिए, तुम्हें सच बोलते रहना चाहिए, तुम्हें सच बोलते रहना चाहिए, तुम्हें सच बोलते रहना चाहिए। आप क्या बोलेंगे, you should be speaking the truth, you should be speaking the truth, बोलो ठीक है ना, you should be speaking the truth। पवन को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए, पवन को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। आप लोग बनाओ, पवन को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए। हम इसके लिए सेंटेंस क्या बनाएंगे, तो सेंटेंस बनेगा पवन शुड बी प्लेइंग क्रिकेट। ये आपका सेंटेंस है, पवन शुड बी प्लेइंग क्रिकेट। क्या बोलोगे, पवन शुड बी प्लेइंग क्रिकेट, he should be coming here, he should be coming here, you should be speaking the truth, पवन should be playing cricket। ठीक है, मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी भी स्टूडेंट को। ओके, अब हम लोग अगला टाइप सीखने वाले हैं, इसका पास्ट वाला सिचुएशन। फोर्थ टाइप जो है ना, इसमें हम क्या करेंगे, फिर से चाहिए था वाला सेंटेंस रहेगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, पहले सेंटेंस ही लिख लेता हूं और स्ट्रक्चर बाद में, स्ट्रक्चर उसी के आधार पे हम लोग बनाएंगे। देखिए, उसे सच बोलते रहना चाहिए था, उसे सच बोलते रहना चाहिए था। ठीक है, फिर तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए था, तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए था। मोनू को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था। मोनू को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था। देखिए, हमें क्या करना है बच्चों, देखो उसे सब्जेक्ट हुआ ना, तो सबसे पहले तो हमें एक सब्जेक्ट लाना है, ये तो तय है, क्योंकि बिना किसी सब्जेक्ट के तो सेंटेंस बनेगा ही नहीं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, और चाहिए था के लिए हम क्या लिख लेंगे बच्चों, हम लिखेंगे शुड हैव। हम क्या लिखेंगे, शुड हैव। और उसके बाद यहां क्या है, फिर से वही बात,
पढ़ते रहना चाहिए, खेलते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, दौड़ते रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए। कॉन्टिन्यूअस एक्शन है ना। तो जब भी हम कॉन्टिन्यूअस एक्शन की बात करते हैं तो हम बीईबी यूज करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सीखा था कि कॉन्टिन्यूअस एक्शंस की जब हम बात करेंगे ना तो हम बीईबी का प्रयोग करते हैं, लेकिन चेक कीजिए कि हमारा स्ट्रक्चर सही बन रहा है कि नहीं। देखो कैसे चेक होगा। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट में क्या जोड़ देना है, शुड। चेक करो, शुड एक मॉडल वर्ब है जिसको गिवन चाहिए। क्या है, गिवन है। यस, अभी आपने सीखा था थोड़ी ही देर पहले कि हैव क्या है, गिवन है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन हैव को तो V3 चाहिए ना बच्चों। हैव को क्या चाहिए, V3। क्या ये B V3 है, आप लोग बताओ, क्या ये B V3 है? नॉट एग्जैक्टली। B तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। देखो B जो है ये V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। इसका दूसरा रूप है ये was या were है। इसका तीसरा रूप been है। इसका चौथा रूप been है। तो देख रहे हो ना, ये जो was या were है ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म हुआ, और थर्ड फॉर्म हमें लाना होगा ना। तो थर्ड फॉर्म जब भी लाना होगा ना तो बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा बच्चों, बी का थर्ड फॉर्म क्या होगा, बीन होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहिए था के लिए लिखेंगे शुड है, और कंटीन्यूअस एक्शन के लिए हमने क्या कहा कि बी का यूज करेंगे, लेकिन हैव को वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए तो बी का थर्ड फॉर्म हुआ बीन। लेकिन बढ़ते रहना चाहिए था, खेलते रहना चाहिए था, दौड़ते रहना चाहिए था। कंटीन्यूअस एक्शन है, इसके बाद फिर से वर्ब लाना है तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा। तो याद रखना बी खुद भी आएगा, अगर इस अपने बाद कोई वर्ब लेगा तो आईएनजी वाले फॉर्म में लेगा। वाज वर्ब भी अपने साथ बिफोर ही लेगा, बीन भी अपने साथ बिफोर ही लेगा। लेकिन सावधान, बीन अगर अपने बाद कोई वर्ब लेगा ना तो ये थर्ड फॉर्म में लेगा। ये पैसिव वॉइस में यूज होता है। बीइंग का यूज पैसिव वॉइस में होता है। जब मैं वॉइस सिखाऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा। खैर अभी आपको इतना सीखना है कि बी वर्ब्स एक्टिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फोर्थ फॉर्म लेते हैं, और बी का कोई भी रूप हो, चाहे बी खुद हो या फिर वाज वर हो या फिर बीन हो, सब अपने साथ क्या लेगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में हालांकि ये सब भी थ्री ही लेंगे। चलिए तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए था के लिए शुड हैव, और बीन कैसे हो गया ये तो पता चला क्योंकि हैव को V3 चाहिए और बी का V3 क्या हो गया, बीन। तो उसके बाद V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो उसे सच बोलते रहना चाहिए था, उसे सच बोलते रहना चाहिए था। He should have been, he should have been। बोलना की अंग्रेजी है speak, speak में हम ले आएंगे ing। He should have been speaking the truth। बोलो ठीक है ना, He should have been speaking the truth। ये हमारा सेंटेंस बना, He should have been speaking the truth। तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए था, तुम्हें वहां जाते रहना चाहिए था। You should have been, you should have been। go में ing आएगा तो क्या हो जाएगा, going। You should have been going there, you should have been going there, you should have been going there, you should have been going there। मोनू को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था, मोनू को क्रिकेट खेलते रहना चाहिए था। मोनू should have been, मोनू should have been। खेलना के अंग्रेजी क्या है, प्ले, प्ले में क्या आ जाएगा, ing। मोनू should have been playing cricket, मोनू should have been playing cricket, मोनू should have been playing cricket, मोनू should have been playing cricket। मुझे लगता है यहां तक कोई डाउट नहीं है आपको, ठीक है ना, कोई डाउट है? मैं अगला टाइप बताता हूं, फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप जो होगा बच्चों, इसमें हमें करना क्या है, होना का मतलब यदि बनना हो, होना का मतलब यदि बनना हो ना तो हम बीईबी यूज करेंगे। होना का मतलब यदि बनना हो तो बीईबी यूज करेंगे। तो हमें करना क्या है ना, सबसे पहले तो एक सब्जेक्ट लाना है बच्चों, उसमें हमें चाहिए के अर्थ में शुड यूज कर लेना है, और फिर होना का मतलब बनना हो, डॉक्टर बनना है
इंजीनियर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो बनना के अर्थ में यूज करना हो ना तो हमें बी यूज करना है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, चाहिए के अर्थ में लिखेंगे शुड, और होना का मतलब बनना हो तो क्या लिखेंगे बी। तो बनेंगे तो क्या बनेंगे, बनेंगे या होंगे तो क्या होंगे, जो भी बनेंगे वो तो नाउन होगा, तो हमें यूज करना है नाउन। क्या यूज करना है, नाउन। या फिर कोई विशेषता बताने वाला शब्द हो सकता है, तो विशेषता बताने वाला जो शब्द है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला जो शब्द है, हम उसको एडजेक्टिव कहते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो एडजेक्टिव नहीं कहना है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं, एडजेक्टिव, डी साइलेंट होगा। बोलो एडजेक्टिव, बोलो एडजेक्टिव, 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 एडजेक्टिव। चलिए, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, शुड लाएंगे, होना का मतलब बनना है, बी लाएंगे, उसके बाद कोई नाउन ले आएंगे या एडजेक्टिव ले आएंगे। जैसे तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए। तो डॉक्टर होना मतलब क्या, डॉक्टर बनने की बात कर रहा है ना। तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, यू शुड, और होना का मतलब है बनना। डॉक्टर बनना है कि डॉक्टर रखना है, बनने की बात कर रहे हैं ना, तो यू शुड बी अ डॉक्टर। और क्यों लगाया ये, क्योंकि ये नाउन तो है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो जितने सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके पहले हम एन का प्रयोग करना ही होता है, नहीं करेंगे तो गलत होगा। एक लिखा रहे ना लिखा रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड बी अ डॉक्टर। ठीक है ना। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन, या फिर मेरे पास कलम है, हिंदी में लिखा रहे ना लिखा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। एक हम इंग्लिश सीख रहे हैं ना, तो इंग्लिश का ग्रामर तो कुछ ना रहना, तो हमें कहना होगा आई हैव अ पेन, दोनों ही सिचुएशंस में। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जितने हैं उन सब के पहले हमें एन का यूज करना है। तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए, उसे एक नेता 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 होना चाहिए। He should be a leader. 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 रवि को ईमानदार होना चाहिए, रवि को ईमानदार होना चाहिए, रवि को ईमानदार होना चाहिए। आप क्या बनाएंगे, हम बोलेंगे रवि शुड बी ऑनेस्ट। अब ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव के पहले हम ए या एंड का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम सिर्फ ऑनेस्ट लिखेंगे, रवि शुड बी ऑनेस्ट। आप लोग नोट करें जल्दी से। अब हम लोग सीखने वाले हैं इसका सिक्स टाइप में फिर से वो चाहिए था वाला सिचुएशन आ जाएगा। फिर वैसे ही हम लोग हिंदी में पहले सेंटेंस लिख लेते हैं, तब स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, डॉक्टर होना चाहिए था, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। तुम्हें एक नेता होना चाहिए था, तुम्हें एक नेता होना चाहिए था। राहुल को ईमानदार होना चाहिए था, राहुल को ईमानदार होना चाहिए था, राहुल को ईमानदार होना चाहिए था। तो
तो देखो बच्चों, हमें करना क्या है, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट लाएंगे। चाहिए था के अर्थ में हम should have यूज करेंगे, ठीक है ना जी। इसके बाद होना का मतलब बदलना है तो be यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट को क्या चाहिए, should मिल गया। should एक मॉडल वर्ब, इसको be1 चाहिए, तो have क्या है, be1 है। लेकिन हम have को क्या देंगे, V3 देंगे ना, तो V का तीसरा रूप क्या होता है, been होता है। फिर से वैसे ही नाउन या एडजेक्टिव यूज कर लेंगे। उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था। He should have been a doctor. 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 तुम्हें एक नेता होना चाहिए था, तुम्हें एक नेता होना चाहिए था। You should have been a leader. You should have been a leader. You should have been a leader. राहुल को ईमानदार होना चाहिए था, राहुल को ईमानदार होना चाहिए था। राहुल should have been, Rahul should have been honest. Rahul should have been honest. ठीक है ना बच्चों, Rahul should have been honest. मुझे लगता है आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप बताइए, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ प्रॉब्लम हुई है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमें जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए और सारे वीडियोस लेकर के आऊं। और आप जितना ज़्यादा हमारे वीडियोस को देखेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आपका कॉन्फिडेंस इंग्लिश लैंग्वेज में बढ़ता चला जाएगा। और आप जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे ना लिखते समय, तो ऑब्वियसली बोलते समय भी आप उतने ही कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। ये धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है ना। ये कोई फोर्टनाइट में होने वाला काम नहीं है या ओवरनाइट में होने वाला काम नहीं है बच्चों। इट टेक्स टाइम टू लर्न समथिंग स्टैंडर्ड, है ना। कुछ स्टैंडर्ड सीखने के लिए ना समय लगता है, ठीक है। कुछ एफर्ट्स लगाने होते हैं जो कि आप लगा रहे हैं और बहुत मेहनत से देख रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी सेंटेंसेस बनाएंगे। और हमारे इंस्टीट्यूट में जो बुक है जो हमने अपने बच्चों को प्रोवाइड किया है, उस पर आप काम कीजिए। वेल, हमने इंग्लिश ग्रामर के लिए एक बुक भी लिखा है, जनरल इंग्लिश फॉर 11, 12 एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये बाय डॉक्टर डी.के. कौशिक, ठीक है ना। तो ये जो बुक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इस पर भी काम करते चले जाइएगा। ये बुक हमारे ऑफिस में उपलब्ध है, ठीक है। इसमें एकदम शुरू से चीजों को हमने बताया है, और हमने बताया है कि इंग्लिश ग्रामर के कितने पार्ट्स हैं। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स कौन कौन हैं। कई लोगों को तो बस लगता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, बस वो इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब हम लोग सीखेंगे धीरे धीरे। आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, आई विल टीच यू इन अ प्रॉपर वे। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी से कंप्लीट करते हैं। हमने 6 टाइप्स देख लिए हैं, 6 टाइप है। अब हमारे 7वां टाइप क्या कहता है, इसको जरा देखो। 7th टाइप जो है ना बच्चों, इसमें होना का मतलब बनना नहीं होगा। यहाँ होना का मतलब हो जाएगा रखना। तो जब भी होना का मतलब रखना होगा ना, तो हम इसमें जोड़ देंगे have। होना का मतलब रखना होगा तो हम क्या जोड़ देंगे, have। तो सबसे पहले तो हमें सब्जेक्ट लाना है, सब्जेक्ट में चाहिए के अर्थ में हम क्या जोड़ देंगे, should। और होना का मतलब बनना हो तो be लाना है, लेकिन रखना हो तो हम क्या लाएंगे, have लाएंगे, ठीक है ना। रखना क्या है, हम क्या लेंगे, है। और हम क्या रखेंगे, नाउन ही तो रखेंगे। तो उसके बाद हमें क्या लाना है, नाउन। नाउन अगर सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। अगर वो प्लूरल काउंटेबल नाउन हो तो उनके पहले हम एन का प्रयोग नहीं करेंगे, बस उनका प्लूरल बना देंगे। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए, तुम्हारे पास एक
कार होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। तुम्हारे पास एक कार होनी चाहिए। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखोगे। तुम्हारे पास, ऐसा मत योर मत लिख देना। योर क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। योर सब्जेक्ट नहीं बनता है। सब्जेक्ट के रूप में यू ही आता है, इसलिए योर नहीं लिखना है। यू चाहिए के लिए आप लोग लिख देंगे शुड। यू शुड। अब यहां होना का मतलब बनना नहीं है, होना का मतलब है रखना। कार बनना नहीं है, हमें कार रखना है, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव अ कार। यू शुड हैव अ कार। यू शुड हैव अ कार। उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए। 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 He should have a watch. 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 रवि के पास एक कुर्सी होनी चाहिए। 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 तो क्या हो जाएगा बच्चा? रवि should have a chair. 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 मुझे लगता है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है? चलिए नोट करो जल्दी से। अब हम आते हैं 8th टाइप में। 8वां टाइप देखो बच्चों। 8वां टाइप जो है, इसमें फिर से चाहिए था वाला सिचुएशन रहेगा। पहले मैं सेंटेंस लिखता हूं हिंदी में, उसके बाद स्ट्रक्चर आप खुद बनाएंगे। जैसे उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए थी। ये मैंने सेंटेंस लिखा है। उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए थी। उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए थी। सेंटेंस कैसे बनाओगे? सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखोगे। चाहिए था, चाहिए के अर्थ में हम लिखते हैं शुड, और चाहिए था के लिए हम क्या लिख देते हैं? शुड हैव। सो हमने लिख दिया शुड हैव। मुझे लगता है यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब घड़ी होनी चाहिए, तो होना का मतलब बनना हो तो हम बी लिखते हैं। तो यहां बी तो नहीं लिखना है ना। घड़ी बनना थोड़ी है, हमें तो घड़ी रखना है, ठीक है ना? तो रखना के अर्थ में हम किसका यूज करते हैं? यूज करते हैं। यहां तो शुड हैव हुआ चाहिए था के कारण, लेकिन एक और हैव यहां आएगा। एक और हैव जो आएगा वो किस कारण से आएगा? रखना के अर्थ में। लेकिन चेक कीजिए कि हमारा स्ट्रक्चर सही बन रहा है कि नहीं। चेक करो। सब्जेक्ट को चाहिए शुड, मिल गया, खुश है। शुड एक मॉडल वर्ब है, इसको V1 चाहिए। हर हैव V1 ही तो है, लेकिन हैव को क्या चाहिए? V3। हैव को क्या चाहिए? V3। देखा, हैव का V3 क्या होता है? हैव का V3 क्या होता है? हेड होता है। हैव का V3 क्या होता है? हेड होता है। सही है ना? तो सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस हैड, और इसमें हम क्या जोड़ देंगे? नाउन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? नाउन जोड़ देंगे। तो उसके पास एक घड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है? तो he should have had a watch. He should have had a watch. He should have had a watch. तुम्हारे पास एक कलम होनी चाहिए थी। तुम्हारे पास एक कलम होनी चाहिए थी। तुम्हारे पास एक कलम होनी चाहिए थी, ठीक है ना? तो आप क्या करेंगे? यू शुड हैव हैड अ पेन। तो ठीक है बच्चों, आप लोग, मुझे पूरा विश्वास है कि सीख चुके हैं इन सारी चीजों को। और बाकी हम लोगों ने इतनी सारी चीजों को सीखा, आप लोग रिवाइज करें
और बाकी हम लोग अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।